तो हम झेलम नदी के बारे में पढ़ रहे थे। तो झेलम नदी के बारे में हमने क्या कवर किया था कि झेलम नदी वेरीनाग के नजदीक शेषनाग से निकलती है और फिर इसके रास्ते में पड़ती है वूलर लेक। वूलर लेक से होते हुए ये नदी आगे बढ़ जाती है। तो इसके रास्ते में पड़ती है वूलर लेक, फिर वूलर लेक को ये क्रॉस कर जाती है और फिर आगे 170 किलोमीटर तक ये कहाँ बहती है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और फिर ये इंडिया को छोड़ करके चली जाती है पाकिस्तान में। ये चीज हमने इसके बारे में पढ़ी। अब झेलम नदी के बारे में खास पॉइंट देखो, कोई भी नदी है, आपने बचपन में जरूर ये वाली पेंटिंग तो ड्रॉ की होगी। कौन से वाली? ये वाली पेंटिंग है ना। ऐसे वो टीचर्स बोलते थे ऐसे कि वो बना के लानी सीनरी, तो बच्चे ये ड्रॉ करते थे, है ना। ये वाली, ये नदी आपने ये ऐसे ऐसे क्यों ड्रॉ की? ऐसे ऐसे क्यों ड्रॉ की? कहीं से देखा होगा, है ना। तो कोई भी नदी जब पहाड़ से आती है तो वो सीधी आएगी, सीधी आएगी क्योंकि उसे एक ढलान मिली है, एक स्लोप मिली है ना। तो अब ये नदी जो है वो आगे चल करके ऐसे ऐसे करके मोड़ खाती है, मुड़ती है। ये मुड़ती क्यों है? क्योंकि जब ऊपर पहाड़ से ये नदी आएगी तो पहाड़ से आते समय ये अपने साथ बहुत से जल के साथ में बहुत से सेडिमेंट्स को बहा करके साथ में ले आएगी। तो जब सेडिमेंट्स को बहा करके साथ में लाएगी, नदी में भार बढ़ जाएगा, पर जैसे मैदानी इलाकों में पहुंचेगी तो नदी के ऊपर अब क्या हो जाएगा, प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि भार है उसके पास में, उसके पास बहुत ज्यादा भार है। तो अब नदी विसर्पण करने लगेगी, अब नदी ऐसे ऐसे करके मुड़ने लगेगी। इसे हम हिंदी में बोलते हैं विसर्पण करना, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मिएंडरिंग। तो नदी ने अब क्या शुरू कर दिया है, मिएंडरिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि नदी के पास बहुत ज्यादा भार है। तो नदी इस भार को अब हल्का करेगी और अपने साइड साइड में सेडिमेंट्स को बिछाती हुई जाएगी। तो कभी भी कोई नदी वगैरह अगर आपने देखी है तो साइड में बड़े फाइन से सेडिमेंट्स होते हैं जिनको नदी ने ऊपर से ला करके नीचे बहा दिया होता है और नीचे क्या कर दिया, बिछा दिया, एक परत उसकी बिछाती जाती है ना। तो नदी क्या कर देती है, यहाँ पर सेडिमेंट्स को बिछाती हुई आगे को बढ़ेगी, अपना भार हल्का करेगी। भारी हो चुकी है, उसका अब वेग यानी वेलोसिटी भी कम हो चुकी है, और अब नदी ने मिएंडरिंग स्टार्ट कर दिया, स्नेक की तरह चलना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, विसर्पण या फिर मिएंडरिंग कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब हम झेलम नदी की बात करते हैं तो झेलम क्या करती है, जब ये कश्मीर घाटी में आती है तो देखो जो कश्मीर वैली है इसकी ढलान बहुत कम है, इसकी ढलान यानी कि जो स्लोप है वो बहुत कम है। तो कम स्लोप होने के कारण ये नदी इसी कश्मीर घाटी में क्या करने लगती है, विसर्पण करने लगती है, ये मिएंडरिंग करने लगती है। तो आपको क्वेश्चन होगा, पूछेगा कि हिमालय क्षेत्र की कौन सी नदी, ये क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख लो इस चीज को, हिमालय क्षेत्र की कौन सी नदी हिमालय में ही विसर्पण करती है, विसर्पण करती है। Which Himalayan rivers meanders in the Himalayan region? इंग्लिश में क्या लिखेंगे, Which Himalayan river meanders in the Himalayan region itself? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा झेलम, क्योंकि कश्मीर घाटी की ढलान बहुत कम है, कश्मीर की स्लोप कैसी है, बहुत कम है, जेंटल स्लोप। तो उसके कारण ये कश्मीर घाटी में नदी विसर्पण करती है। ठीक है। एक और पॉइंट, जो झेलम नदी है, झेलम नदी के लिए एक पॉइंट है कि अनंतनाग एक जगह है, अनंतनाग, अनंतनाग से बारामूला तक, अनंतनाग से बारामूला तक ये नदी में क्या चलती है, नौका चलती है, या ये नौका गम्य है, नौका गम्य है, इसमें क्या, बारामूला तक नौका गम्य है, और यहाँ पर चलती है शिकारा, शिकारा बोट हाउस होते हैं,
उसको कहते हैं शिकारा। शिकारा बोट हाउस, ये यहाँ की खासियत है। ठीक है, तो शिकारा भी चलती है इधर। ठीक है, मतलब इस नदी में नाव चलाई जा सकती है। ठीक है, उसके लिए फेमस है और काफी ज्यादा टूरिस्ट सिर्फ यही चीज एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हैं वहां पर, तो काफी ज्यादा सुंदर भी है। नेक्स्ट हमारे पास में रिवर कौन सी आ गई? चेनाब। चेनाब के बारे में ज्यादा खास कुछ पॉइंट्स नहीं है, जब हिमाचल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आ जाएंगे हिमाचल की ज्योग्राफी में, बट यहाँ पर नहीं। तो चेनाब का एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका ओरिजिन, ओरिजिन वैसे पहले भी लिखवाया था, नियर बारालाचा पास। बारालाचा पास, बारालाचा दर्रे के नजदीक निकलती है। और कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ? लाहौल स्पीति में चंद्रा और भागा के रूप में निकलती है, फिर उसके बाद में चंबा चली जाती है, फिर पॉर्टर वैली कश्मीर में एंटर करती है, फिर उसके बाद में पाकिस्तान में जाएगी। अब बात करते हैं रावी और ब्यास नदी की। रावी, रावी नदी का ओरिजिन कहाँ है? बताया था आपको, बड़ा भंगाल। बड़ा भंगाल हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, फिर आ गई आपकी कौन सी? ब्यास। ब्यास के बारे में भी कुछ खास पॉइंट्स नहीं है। अब रावी का यही है, हिमाचल के पर्सपेक्टिव से जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे कि इसके किनारे चंबा टाउन बसा हुआ है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सब चीजें आप हिमाचल पर्सपेक्टिव में हम देखते हो, ऐसा ज्यादा नहीं है। ब्यास नदी के बारे में भी इसका ओरिजिन इंपॉर्टेंट है। कहाँ? ब्यास कुंड। ब्यास कुंड कहाँ है? कुल्लू में है। और ऐसे आप रोहतांग दर्रा भी बोल सकते हो, रोहतांग पास। ठीक है, और रावी के लिए भी रोहतांग दर्रे का इस्तेमाल कर लिया जाता है कि रोहतांग दर्रे के नजदीक ही निकलती है, क्योंकि लोकेशन जो है वो बड़ी नजदीक है। ठीक है, जैसे आप मैप देखते हो तो ये आपका बड़ा भंगाल एरिया, इधर आपका चंबा है, यहाँ पर आपका आ गया कुल्लू, ये आपका कुल्लू आ गया है ना। तो कुल्लू में यहाँ पर आपका रोहतांग दर्रा है और यहाँ से बड़ा भंगाल है, यहाँ से रावी निकल रही है। ठीक है, ये रोहतांग दर्रा, इधर से आपका ब्यास कुंड के नजदीक से आपकी ब्यास नदी निकल रही है, तो बड़ा नजदीक है, इसलिए दोनों को रोहतांग दर्रे को रेफर कर देते हैं। ठीक है, तो रोहतांग पास आ गया आपका, ये भी लिखा हो सकता है दोनों नदियों के लिए, तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। और ब्यास नदी के बारे में मैंने आई थिंक आपको पॉइंट्स लिखवाई दिए कि ब्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था कि कपूरथला के पास में हरिके में ये सतलुज में मिल जाती है और ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी, ये पॉइंट्स आपको लिखवा दिए थे। अगली नदी हमारी आ गई अब सतलुज। सतलुज नदी का ओरिजिन लिखवाया था आपको राक्सताल, राक्सताल से निकलती है तिब्बत में, तिब्बत या फिर चाइना। और ये इंडिया में एंटर कब करेगी? इंडिया में आएगी शिपकिला दर्रे से। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे या शिपकिला पास के समीप समीप प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। इंग्लिश वाले लिखेंगे कि इट एंटर्स इंडिया या फिर इट एंटर्स हिमाचल टू वाया शिपकिला पास, शिपकिला पास। एंड इट मेक्स शिपकिला गॉर्ज, यहाँ पर शिपकिला गॉर्ज भी बना रही है और शिपकिला गॉर्ज का निर्माण करती है। सतलुज नदी दो राज्यों से होकर के बहती है, कौन कौन से? एक हो गया हिमाचल प्रदेश, दूसरा हो गया पंजाब। तो इंडिया के दो राज्यों से होकर के बहती है, हिमाचल और दूसरा पंजाब। और उसके बाद में ये पाकिस्तान में चली जाती है, तो हमने सिर्फ दो ही राज्यों का निर्माण किया। ओके, चलो अब हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की।
इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, सिंधु नदी जल समझौता। कब हुआ? 1960 में। तो आपको पता है कि सिंधु नदी लगभग चाइना से निकल रही है और फिर इंडिया में आ रही है, फिर जाके पाकिस्तान में जा रही है। तो भारत और पाकिस्तान ने क्या आपस में एक समझौता कर लिया कि हमने इसके जल को किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये समझौता हमें करना पड़ा, नहीं तो विवाद हो जाता है ना। तो ये समझौता हमने किया। बोला भारत में जो है इसका यूज हम खेती करने के लिए करते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, कई सारे पावर प्लांट्स वगैरह लगाए गए हैं, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, खेती के लिए यूज करें, हम क्यों इस पानी को यूज करें, एक तो हम खेती के लिए यूज कर ले रहे हैं एग्रीकल्चर, दूसरा हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, कई सारे पावर प्रोजेक्ट वगैरह इसके ऊपर लगाए गए हैं। तो सिंधु नदी जल समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी में पूरे रिवर सिस्टम यानी सारी जितनी भी इसमें हमने ट्रिब्यूटरीज पढ़ी हैं वो सारी इंक्लूड हो जाती है। 5 नदियां बेसिकली सब आपकी इसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र में कुल 6 नदियां मेन, ठीक है, 6 नदियां हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो इंडस है, जो झेलम है और जो चेनाब है, इन 3 नदियों का 20% पानी इंडिया यूज करेगा और 80% पाकिस्तान यूज करेगा। और बाकी की जो 3 बची कौन सी, रावी, ब्यास और सतलुज, इनका 80% पानी इंडिया यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। ये जल समझौता है, ठीक है। पर 2023 और 24 में न्यू डेवलपमेंट क्या हुई कि पाकिस्तान के जो इंसर्जेंसीज ये दिखा रहे थे, जो टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही थी, उसके कारण इंडिया ने इनको नोटिस जारी किया, और ये नोटिस ही दिया, इसके आगे कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुई, ठीक है। इसको ब्रेक करने के लिए नोटिस जारी किया गया, ठीक है। तो ये चीज आपकी इसमें आती, ठीक। अब ऐसा होता है कि कोई भी अगर रिवर सिस्टम है तो उस रिवर सिस्टम में कई सारी छोटी छोटी सी ट्रिब्यूटरीज आती हैं। तो जो आपकी मेन रिवर होती है उसको हम क्या बोलते हैं कि उसमें जो सारी ट्रिब्यूटरीज जब जुड़ती हैं तो वो एक तंत्र का निर्माण करती है, एक सिस्टम बना देती है। जैसे हमने इंडस वाटर सिस्टम देखा या इंडस रिवर सिस्टम देखा, वैसे हमारी अगली रिवर रहेगी कौन सी, गंगा, ठीक है। अगली रिवर कौन सी होगी हमारी, गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी हमारे लिए इतनी खास क्यों है, देखो सब चीजों से इंपॉर्टेंस है इसकी, जैसे रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है, सबसे पवित्र नदी इसको माना गया, ठीक है। और गंगा को वैसे भी हिंदुइज्म में इसको काफी ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है ना, बोलते गंगा में अस्थियां बहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए हम अस्थियां गंगा में बहाते हैं, गंगा स्नान को महत्व देते हैं, घरों में गंगा जल रखते हैं, है ना, हर एक पूजा पाठ में गंगा जल का इस्तेमाल होता है। तो गंगा की महत्वता वैसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और ऐसे भी गंगा बहुत ज्यादा खास नदी है, क्योंकि गंगा सिर्फ हिमालय की नदियों का ही पानी नहीं ले रही है, बल्कि वो प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं उनका भी पानी लेके जा रही है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की रिवर्स का भी ये पानी लेकर के जा रही है, ठीक है। तो गंगा अपना पानी कहाँ गिराती है, बे ऑफ बंगाल में गिराती है। इंडस कहाँ गिरा रही थी, अरेबियन सी में गिरा रही थी, और गंगा बे ऑफ बंगाल साइड को जाती है, ठीक है। तो ये जो पूरा आपका सिस्टम होगा इसे हम गंगा रिवर सिस्टम या फिर गंगा नदी तंत्र कहेंगे। तो भारत में अगर सबसे बड़ा किसी रिवर का कैचमेंट एरिया है या जल संग्रहण एरिया है, जल ग्रहण क्षेत्र है, तो वो है गंगा, ठीक है, गंगा का है। तो ये चीज हुई। गंगा रिवर निकलती कहाँ से है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो उत्तराखंड से इसका ओरिजिन है,
ठीक है, उत्तराखंड से इसका ओरिजिन है। फिर इसकी कई सारी सहायक नदियां आती हैं। अब देखो, इसका सारे चीज पॉइंट्स लिखने से पहले मैं कोई चीज आपको यहाँ पर ड्रॉ करवाऊंगी, आपने पहले वही ड्रॉ करना है गंगा रिवर सिस्टम में, ताकि हमें क्लैरिटी आ सके। ठीक है, इसलिए पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्चुअल में आपकी एक जगह है उत्तराखंड में, एक जगह है जिसका नाम है गंगोत्री। ठीक है, ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी एक नदी निकलती है, ये गंगा नहीं है, इसका नाम है भागीरथी। भागीरथी, गंगोत्री से निकली भागीरथी। फिर एक और ग्लेशियर है, ग्लेशियर को हमने हिंदी में हिमानी कहते हैं, ग्लेशियर को हिंदी में हिमानी कहते हैं। ठीक है, यहां से आपकी नदी निकलेगी, इसको हम बोलेंगे क्या, सतोपथ हिमानी। सतोपथ हिमानी या ग्लेशियर भी बोल सकते हो आप, सतोपथ हिमानी। ठीक है, तो आपकी सतोपथ के पास में जो है वो कौन सी निकल रही है, ये अलकनंदा निकल रही है। ठीक है, तो अलकनंदा जो है वो आपकी दो नदियों के रूप में निकलेगी ऐसे। ये मैं दो नदियां ड्रॉ कर रही हूँ, दो इसकी शाखाएं हैं। एक आपकी आ गई कौन सी, धौली गंगा, ये वाली धौली गंगा। अच्छा, मैं हिंदी में नाम लिख रही हूँ बट इंग्लिश में भी वो सेम ही रहेंगे। और दूसरी आपकी आ गई विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दोनों धाराएं जब मिलेंगी तो बन जाएगी अलकनंदा। अब ये नदी क्या बन गई, अलकनंदा बन गई। इसका नाम क्या आ गया, इस नदी का नाम आया अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा सतोपति हिमानी से आगे को निकल जाती हैं, और ये दोनों नदियां कहाँ जुड़ती हैं, इस पॉइंट का नाम क्या है, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट का नाम क्या है आपका, इसका नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों ही जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं। अब इसको हम कहेंगे, इस नदी का नाम हो जाएगा अलकनंदा। ठीक है, विष्णु प्रयाग में ये दोनों नदियां जुड़ गई। अच्छा, उसके बाद में ये नदी अलकनंदा के रूप में बहना स्टार्ट कर दी। अब अलकनंदा में एक और नदी जाकर के जुड़ जाएगी। ठीक है, अलकनंदा में एक और नदी जाकर के जुड़ जाएगी। ठीक है, कौन सी, पिंडार नदी। हाँ, विष्णु और धौली से बनी अलकनंदा, इसका नाम क्या है, मैं इधर लिख देती हूँ, अलकनंदा नाम है इसका। ठीक है, अलकनंदा नदी में कौन सी नदी जुड़ेगी, पिंडार नदी जुड़ेगी। ठीक है, और ये बना देगी कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग यहाँ पर जुड़ी है आपकी, ये नदी का नाम है पिंडार, पिंडार नदी। इस प्रयाग को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कर्णप्रयाग। बट ना एक और प्रयाग बनता है इससे पहले, अगर आप ले लो तो नंदाकिनी नदी एक जुड़ती है ना यहाँ पर, या ये आपकी नंदाकिनी, तो इसको हम बोलेंगे नंद प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है, नंदाकिनी होगी। फिर उसके बाद में इसमें नीचे यहाँ पर जुड़ेगी कौन सी, मंदाकिनी। जब इसमें मंदाकिनी नदी जुड़ेगी तो ये कहाँ जुड़ेगी, ये होगा आपका कौन सा प्रयाग, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। फिर भागीरथी और अलकनंदा आपस में जुड़ जाएंगे। भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में जुड़ेंगी तो ये वाली आपकी जो जगह होगी इसका नाम होगा देव प्रयाग। देव प्रयाग में ये बन गई आपकी गंगा। इसके आगे जो आपकी अब नदी जाएगी वो होगी आपकी गंगा नदी। ठीक है, ये
ये आपकी जाएगी अब गंगा, मेन गंगा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, हमारी विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में जुड़ गई। फिर उसके बाद में इन्होंने अलकनंदा का निर्माण कर दिया। ठीक है, और यहाँ से भागीरथी आई, देवप्रयाग में इसमें जुड़ गई। फिर इसमें कौन सी नदी जुड़ी, नंदाकिनी, नंदप्रयाग में पिंडार जुड़ गई आपकी, तो क्या बन गया, कर्णप्रयाग बन गया। रुद्रप्रयाग में जुड़ गई आपकी मंदाकिनी। तो अब यहाँ पर आगे जाके देवप्रयाग में ये बन गई, फिर जाकर के गंगा, इसको अब हम क्या कह देंगे, ये है गंगा नदी। ठीक है, चलो अब हम इसके बारे में अगले पॉइंट्स देख लेते हैं कि कैसे कैसे चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो ये तो हो गया ना आपका, इसका एक मैप बना लेते हैं, गंगा नदी का मैप बना लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे का लिखना स्टार्ट करेंगे। बहुत बड़ा बना दिया, एक्चुअली छोटे मैप की जरूरत है। आपके पास में मैप्स है ना, ज्योग्राफी की क्लास हो तो अपने पास मैप जरूर रखा करो, मैप में ज्यादा क्लैरिटी आती है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी आ गई कौन सी, गौमुख या फिर गंगोत्री और सतोपत हिमानी, अलकनंदा, भागीरथी जोड़ दी मैंने। तो जो मैंने आपको चीज बताई है वो ये वाला एरिया आपको जूम करके बताया है, जो 5 प्रयाग बताए हैं। ठीक है, देवप्रयाग आ गया ये वाला पॉइंट, देवप्रयाग में ये नदी जुड़ गई। ठीक है, और अब ये नदी बन गई हमारी गंगा, ये आ गई गंगा। तो गंगा ये इस तरह से जाएगी और आगे चली जाएगी, है ना, गंगा नदी, इसको आप नाम दे सकते हो गंगा, मैंने ऐसे करके नाम दे दिया। फिर गंगा में इसके ट्रिब्यूटरी कौन सी जुड़े, इसके ट्रिब्यूटरी आ गई हमारी यमुना, ये आ गई यमुना, इसका नाम है यमुना, यमुना जुड़ गई। पर यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज है, यमुना के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, यहीं पर बता दूंगी सारी। ठीक है, चंबल आ गई। ठीक है, मेन आपकी चंबल बेतवा ही है, मेन फिलहाल ये करो, फिर उसके बाद जब गंगा रिवर सिस्टम बताऊंगी तब आएंगे। अब इसमें आपकी कौन सी जुड़ी गंगा में, ये आ गई आपकी राम गंगा, राम गंगा। ठीक है, मेन मेन बता रही। फिर आपकी आ गई कौन सी, एक आएगी आपकी गोमती, गोमती नदी। एक आएगी आपकी घाघरा, फिर आएगी गंडक, एक आ गई आपकी कोसी, इसको सोर ऑफ बिहार भी कहते हैं। ठीक है, कोसी नदी। ठीक है, ये गंगा आगे चली गई। यहां से हमारी आ रही थी कौन सी, यारलंग सांगपो, ब्रह्मपुत्र बन गई, और ये भी गंगा में जुड़ेगी। इधर से एक नदी आएगी तीस्ता, वो भी इनमें जुड़ेगी। ठीक है, तीस्ता जुड़ेगी, जमुना बनेगी, फिर ये जुड़ेगी, पद्मा बनेगी, बट यहाँ से आएगी एक बराक नदी जुड़ेगी, तो ये मेघना के रूप में कहलाएगी। सारे नाम लिखवाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारी, हमने एक रफ मैप ड्रॉ किया, बट नीचे से हमने एक नदी तो ड्रॉ की नहीं, टोन्स और सोन तो हमने ड्रॉ की नहीं, टोन्स एंड सोन। ठीक है, ये आ गए।
रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये आपकी इसके ट्रिब्यूटरीज हो गई। यमुना भी आ गई ट्रिब्यूटरीज में, ठीक है। तो ये आ गया गंगा नदी तंत्र। अब हम लिखेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, ठीक है। बट गंगा नदी तंत्र आज मुझे नहीं लगता हम कवर कर पाएंगे, इसको हम कल ही करते हैं स्टार्ट, ठीक है। इसके बारे में पॉइंट्स जो है मैं आपको कल लिखवा दूंगी। तो आज हमने इसका ओवरव्यू देखा कि गंगा रिवर सिस्टम है क्या, कैसे चलता है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी देखी, हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा, जो कि इंडस रिवर सिस्टम में हमने रिवर्स पहले ही देखी, ठीक है।